तो हेलो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो हम लोग यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है उसके प्रैक्टिकल सीरीज कर रहे हैं। तो आपका जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो है टू डिटरमाइन वर्केबिलिटी बाय स्लम टेस्ट। ठीक है, सो हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे टू डिटरमाइन वर्केबिलिटी बाय स्लम टेस्ट। सो फर्स्ट थिंग आपको जो समझनी है वर्केबिलिटी क्या होती है और वर्केबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्लम टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि वर्केबिलिटी क्या होती है। तो थ्योरी पोर्शन पे मैं एक बार आपको दिखा रहा हूं वर्केबिलिटी क्या है। ठीक है, तो वर्केबिलिटी कुछ नहीं है, आपका क्या होता है कि जो कंक्रीट सैंपल होता है, कंक्रीट आप सब लोग जानते हैं सीमेंट सैंड फाइन एग्रीगेट कोर्स, सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट का एक मिक्सचर है। ठीक है, तो वर्केबिलिटी में हमारे लिए एक कंक्रीट सैंपल के लिए क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में जब हम कंक्रीट सैंपल को बनाते हैं, मतलब जो हमारा फ्रेश कंक्रीट होता है, वर्केबिलिटी एक फ्रेश कंक्रीट की ही प्रॉपर्टी है। जो वर्केबिलिटी है ये आपकी फ्रेश कंक्रीट जो होता है, जो स्टार्टिंग में आप लोग का कंक्रीट बनता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है फ्रेश कंक्रीट की। ठीक है, तो इसको हम क्यों, हमारे लिए वर्केबिलिटी इंपॉर्टेंट है ये समझ लो। वर्केबिलिटी क्या है कि आपका कोई कंक्रीट, आप किसी कंक्रीट पे कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, अब वो टास्क क्या हो सकता है कि हम उसको कितने अच्छे इजीली ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, कितने इजीली हम उस पर वर्क कर पा रहे हैं, वही उसकी वर्केबिलिटी है। तब तक जब तक वो कंक्रीट क्या हुआ है, हार्ड नहीं हुआ है, मतलब वो फ्रेश कंक्रीट है। तो कोई भी कंक्रीट जितना ज्यादा वर्केबल होगा उतना ज्यादा हमें ईज होगी, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ईज, उस कंक्रीट पे काम करने में। तो वर्केबिलिटी सिंपल क्या है, किसी भी कंक्रीट सैंपल को हम कितने इजीली उस पे वर्क कर पा रहे हैं, वही उसकी वर्केबिलिटी है। मतलब कितने इजीली हम उस पे क्या कर पा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे हैं, उसको अच्छे से कोई भी प्रोसेस कर पा रहे हैं, वो उसकी वर्केबिलिटी है। बट वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ दो कैटेगरी आपको यहां पर समझनी है, दो पैरामीटर आपको समझने हैं, वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो अगर हमारे कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब आपका जो कंक्रीट है उसकी वर्केबिलिटी ज्यादा होगी, तो उसका एक हमारे लिए क्या है, लॉस क्या है कि उसकी स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। वर्केबिलिटी ज्यादा होने से उसमें क्या होगा, वो हम इजीली टास्क तो परफॉर्म कर पाएंगे, बट उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कुछ इसके एडवांटेज हैं तो कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी कंक्रीट सैंपल की वर्केबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो ये टेस्ट है हमारा कंक्रीट के ऊपर है, ये एग्रीगेट के ऊपर नहीं है, ये टेस्ट हमारा कंक्रीट के ऊपर परफॉर्म होगा। तो हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए। तो अभी हम जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो टेस्ट परफॉर्म करेंगे स्लम टेस्ट। तो अभी हमें इस में परफॉर्म करना है स्लम टेस्ट। क्लियर हो गया? तो वर्केबिलिटी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अपने एम पे वापस आते हैं, टू डिटरमाइन वर्केबिलिटी बाय स्लम टेस्ट। तो आपको यही स्लम टेस्ट क्या होता है इसको समझना है। तो स्लम टेस्ट को समझने से पहले आपको इसका एपरेटस देखना होगा। एपरेटस हमें जो रिक्वायर्ड है वो है स्लम्प कोन और टैंपिंग रॉड। टैंपिंग रॉड आप सबको पता है, एक रॉड होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम स्लम्प कोन को समझते हैं। तो हमारा कुछ इस टाइप का कोन होता है जिसको हम बोलते हैं स्लम्प कोन। ठीक है, अब इस कोन की क्या डायमेंशन होती है ये आपको जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस कोन की जो हाइट है वो है, ये जितनी भी डायमेंशन यहाँ पे मेंशन्ड है इस पिक्चर में, वो सारी की सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में है, ये एमएम में नहीं है। तो आपकी जो कोन की हाइट होती है वो होती है 30 सेंटीमीटर, और जो इसकी डाया होती है, देखो ये एक्चुअल में कोन नहीं है, ये एक फ्रस्टम है, मतलब इसकी बेस डाया भी है और इसकी टॉप डाया भी है। कोन तो ये होता है ना कि ऐसे करके आपने क्या कर दिया, ऊपर से बिल्कुल जीरो डाया हो गई। ठीक है, बट इस केस में हमारे पास बॉटम डाया, देखो हाइट है इसकी 30 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। 20 सेंटीमीटर है इसकी बेस डाया एंड 10 सेंटीमीटर है इसकी टॉप डाया। तो आपके इन तीन डायमेंशंस को हमेशा याद रखना है कि जो हमारा स्लम्प टेस्ट होता है उसमें जो स्लम्प कोन यूज होता है, बेस डाया इज 20 सेंटीमीटर, टॉप डाया इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट जो है इसकी 30 सेंटीमीटर है। तो आपको ये तीन डायमेंशंस को हमेशा ध्यान में रखना है स्लम्प कोन की। ठीक है, एंड सेकंड वन इज हमारे पास जो टैंपिंग रॉड यूज होगी, ये जो टैंपिंग रॉड यहां पे दिख रही होगी आपको, टैंपिंग रॉड होती है हमारी 16 mm इन डायामीटर एंड 600 mm, ये mm है, मतलब आप कह सकते हो 60 सेंटीमीटर, अराउंड 2 फीट इसकी क्या होगी, लेंथ होगी इस टैंपिंग रॉड की। और कोन की जो हाइट होगी वो अराउंड 1 फीट होगी या 30 सेंटीमीटर होगी। तो एपरेटस आपको समझ में आ गए। वर्केबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है कंक्रीट सैंपल की, और उसके लिए हम जो एपरेटस यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्लम्प कोन।
इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने के, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वर्केबिलिटी आपको मैं समझा चुका हूं। जितनी ज्यादा कंक्रीट सैंपल की वर्केबिलिटी होगी उतना ही कम उसका क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो प्रोसीजर पे डायरेक्टली जंप करते हैं। तो सबसे पहले इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंक्रीट सैंपल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कंक्रीट का सैंपल कैसे बनेगा, उसमें हम सीमेंट सैंड एग्रीगेट का एक रेशियो लेते हैं, ये सब आप लोगों को पता है, और फिर हम उसमें क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को ऐड करते हैं। ठीक है, तो सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का जो हम रेशियो ले रहे हैं करंटली अपने इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो वो हम ले रहे हैं 1:1.5:3। तो ये हमारा जो एग्रीगेट सैंपल, अगर आप लोगों को पता होगा कंक्रीट के भी बहुत सारे ग्रेड होते हैं, तो कंक्रीट का जो ग्रेड होता है M20 ग्रेड, तो ये M20 ग्रेड का सैंपल हमारा बनेगा। M20 ग्रेड के सैंपल में हमारा हो जाएगा सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट विच इज इक्वल टू 1:1.5:3। तो हम M20 ग्रेड का क्या कर रहे हैं, सैंपल यहां पे प्रिपेयर कर रहे हैं, और वाटर सीमेंट रेशियो इसमें हम ले रहे हैं 0.55। जनरली हमारा वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 to 0.6 के बीच में ही वेरी करता है साइट पे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक कॉन्क्रीट सैंपल बनाया, तो आपको साथ में यह भी ध्यान रखना है कि जो आपका मोल्ड है, मतलब जो आपका कोन है, जो स्लम्प कोन है, उसको आपको क्या करना है, इंटरनल सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रैक्टिकल। और इसको हमें एक ऐसी जगह पे रखना है जो कि जो सरफेस हो वो बिल्कुल स्मूथ हो, हॉरिजॉन्टल हो, स्मूथ हो और रिजिड हो और नॉन एब्जॉर्बेंट हो। एक ऐसी सरफेस पे हमें उस कोन को क्या करना है, उल्टा करके रख लेना है। उल्टा मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि इसकी बेस डाया नीचे ही आएगी 20 सेंटीमीटर वाली, और जो इसकी 10 सेंटीमीटर वाली है ये वाला ऊपर ही रहेगा पोर्शन। इसी पोजीशन में इसको हमें क्या करना है, एक स्मूथ सरफेस पे रख लेना है जो हॉरिजॉन्टल हो और स्मूथ हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो कंक्रीट सैंपल बना है, कंक्रीट सैंपल बनाने के बाद हमें क्या करना है, इस कोन को टोटल 4 लेयर्स में फिल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली हम हमेशा देखते थे कि हम अपने किसी भी सैंपल को 3 लेयर्स में ही फिल करते थे, बट इस केस में हम अपने कोन को 4 लेयर्स में फिल करेंगे। ठीक है, एंड ईच लेयर शेल बी टैम्प्ड विद 25 स्ट्रोक्स, और एक लेयर को हम टैंपिंग रॉड की हेल्प से 25 टाइम्स क्या करेंगे, टैंप करेंगे। ठीक है, स्ट्रोक्स से। ठीक है, उसके बाद जब हमारी 4 लेयर में कंक्रीट सैंपल फिल हो गया, उसके बाद उसके टॉप लेवल को हम ट्रॉवल की हेल्प से क्या कर देंगे, बिल्कुल लेवल पे ले आएंगे, जिससे क्या हो, टॉप लेवल उसका बिल्कुल स्मूथ हो। कोन हमारा जो 30 सेंटीमीटर हाइट का था उसको टोटल 4 लेयर्स में आपको फिल करना है, और एक एक लेयर्स को टैंपिंग रॉड की हेल्प से 25 टाइम्स स्ट्रोक देके क्या करना है, अच्छे से कॉम्पैक्ट करना है। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, क्लियर। उसके बाद देखो, इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने कोन बनाया है उस कोन को क्या करना है, वर्टिकली, पहले वो किनारे से क्या होता है, नट्स की हेल्प से टाइट रहता है, आपको नट्स को ओपन करना है, और आपको अपने कोन को क्या करना है, वर्टिकली, जो आपका इस तरीके का कोन है ना, वो ऐसा कोन था आपका, आपने इसको वर्टिकली ऊपर के साइड को क्या करना है, ऊपर के साइड को खींचना है। ठीक है, तो उसके अंदर जो फ्रेश कंक्रीट है, अभी वो हार्ड तो हुआ नहीं है, तो वो कंक्रीट आपका क्या होता है, नीचे के साइड को फॉल होता है। अब वो फॉल किसी भी कंडीशन में हो सकता है। देखो, इसके बेसिस पे हमारे पास क्या होता है, 3 यहां पे वो होता है, ट्रू स्लम्प, शियर स्लम्प एंड कोलैप्सिबल स्लम्प। ट्रू स्लम्प, शियर स्लम्प, कोलैप्स। तो अगर आपका जो ये कोन है, इसको जब आपने ऊपर उठाया, उसके बाद अगर आपका कंक्रीट सैंपल कुछ इस तरीके से शेयर हुआ, पहले तो वो इस हाइट तक फिल था, यहां तक ऊपर तक, पहले तो आपका जो स्लम्प था वो यहां तक था ना, फिल हो रखा ऊपर हाइट तक, बट आपने क्या किया, यहां तक। अब आपने जैसे इसको ऊपर खींचा तो वो कुछ हाइट तक नीचे गिरेगा, तो हो सकता है वो इस तरीके से, अगर स्लम्प हमारा क्या हो रहा है, बन रहा है, तो वो हमारा ट्रू स्लम्प है, विच इज ओके। हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट अगर आपका जो स्लम्प है वो इस तरीके से कोलैप्स हुआ, वीडियो में भी अभी हम देखेंगे, शियर मतलब एक साइड को ज्यादा गिर गया और दूसरे साइड उसकी हाइट ज्यादा रह गई, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, शियर स्लम्प। तो ये कंडीशन आपके साथ नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका ट्रू स्लम्प बनना चाहिए। अगर एक साइड को हाइट कम है और दूसरे हाइट को ज्यादा है तो ये शियर स्लम्प है। ऐसी कंडीशन में हम टेस्ट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। थर्ड वन इज कोलैप्स। अगर आपका बिल्कुल इस तरीके से कोलैप्स हो गया कि उसकी हाइट कुछ ज्यादा ही कम हो गई, तो इसको हम बोलते हैं कोलैप्सिबल स्लम्प। तो आपको टेस्ट तभी एक्सेप्ट होगा अगर आपका ट्रू स्लम्प है। अगर आपका स्लम्प शेयर हो रहा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको टेस्ट दोबारा सैंपल बनाना पड़ेगा। अगर कोलैप्स हो रहा है तो भी आपका सैंपल क्या है, रिजेक्ट है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। आपका
स्लम्प टेस्ट तभी एक्सेप्ट होगा जब आपका ट्रू स्लम्प बन रहा है। तो ठीक है, तो जब आपने क्या किया, स्लम्प कोन को ऊपर किया, उसके बाद आपके पास क्या हुआ, आपका एक पर्टिकुलर हाइट तक वो क्या बना, स्लम्प बना। तो उसके बेसिस पे हमारी एक स्लम्प वैल्यू आती है। तो वो स्लम्प वैल्यू क्या है, डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस डिफरेंस जो हमारा सबसाइड हुआ कंक्रीट टॉप से यहां नीचे तक, तो डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द हाइट ऑफ द मोल्ड एंड दैट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सबसाइडेड कंक्रीट। तो आपको कौन सी हाइट लेनी है, देखो टोटल हाइट हमें पता है 30 सेंटीमीटर है, आपको ये वाली नीचे वाली हाइट नहीं लेनी है, आपको टॉप से यहां बॉटम तक वो कितना नीचे गया वो वाली हाइट लेनी है आपको। स्लम के केस में आपको ये वाली हाइट लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द हाइट ऑफ द मोल्ड एंड दैट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सबसाइडेड कंक्रीट। ये आप मेजर करोगे तो ये आपकी वैल्यू ऑफ स्लम्प, तो यही हमारा स्लम्प की वैल्यू हो जाती है। सबसे पहले आपने कंक्रीट सैंपल बनाया, ठीक है, उसके बाद आपने जो स्लम्प था उसको आपने एक ऐसी सरफेस पे रखा जो स्मूथ थी, हॉरिजॉन्टल थी। उसके बाद आपने उस कंक्रीट सैंपल को 4 लेयर में उस स्लम्प कोन के अंदर फिल किया, और एक एक लेयर को आपने क्या किया, 25 टाइम्स टैंपिंग रॉड की हेल्प से क्या किया, कॉम्पैक्ट किया। आफ्टर दैट आपने उस स्लम्प को ऊपर के साइड पुल किया, कोन को ऊपर फिल किया, तो हमारा जो कंक्रीट सैंपल था वो सबसाइड होगा, और वही सबसाइडेड हाइट, मतलब टॉप से कितनी हाइट तक वो नीचे गया, वो हाइट हमें मेजर करनी है, और वही हाइट हमारी क्या होती है, वैल्यू ऑफ स्लम्प होती है। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि आपका शेयर स्लम्प ना बने और आपका कोलैप्स स्लम्प ना हो। ठीक है, तो उसके बेसिस पे फिर हमें क्या होगा, एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं कि कैसे टेस्ट परफॉर्म होगा, तो आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है आपका एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉन्क्रीट सैंपल जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये फ्रेशली कॉन्क्रीट सैंपल है। इसको उन्होंने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट लेयर फिल की कोन के अंदर, एक लेयर फिल की, टोटल 4 लेयर्स में फिल करना है हमें से। ठीक है, और इस एक लेयर को हम क्या करेंगे, टैंपिंग रॉड की हेल्प से, ये जो टैंपिंग रॉड है इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहां पे इसको टैंप करेंगे। फिर सेकेंड लेयर फिल करेंगे इसके बाद, सेकेंड लेयर को भी हम क्या करेंगे, 25 टाइम्स टैंपिंग रॉड की हेल्प से क्या करेंगे, टैंप करेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद थर्ड लेयर भी फिल करी, और थर्ड लेयर को भी हमने क्या किया, 25 टाइम्स, एंड लास्ट में हमारी फाइनल लेयर को भी टैंप किया। और फिर हम लास्ट में ये चेक करेंगे कि जो हमारी टॉप सरफेस हो, ये वाली, ये टॉप सरफेस बिल्कुल लेवल पे रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखना, ये जो कॉर्नर साइड है, इसके कॉर्नर वाले साइड, इनको यहां से ये क्या करेंगे, ओपन करेंगे। यहां से हमने स्लम्प को, जो नट्स हैं उनको ओपन किया, और ओपन करने के बाद ये जो हमारा कोन है, इस कोन को हम ऊपर के साइड को क्या करेंगे, पुल करेंगे। यहां हमने नट्स को लूज किया और इसको यहां से ऊपर के साइड पुल किया। तो अब हमारा जो कंक्रीट सैंपल है, वो कंक्रीट सैंपल यहां से क्या होगा, सबसाइड करेगा। ठीक है, जैसे इन्होंने इसको ऊपर पुश किया, तो यहां से कंक्रीट, जो फ्रेशली कंक्रीट सैंपल है, वो नीचे के साइड क्या होगा, कोलैप्स करेगा। ठीक है, अब इस कोलैप्स को देख लो एक बार। तो इस टैंपिंग रॉड में स्केल बना हुआ होता है, मार्किंग होती है, तो इस मार्किंग से हम उसकी हाइट को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम मेजर करेंगे कि टॉप, ये जो हमारा टॉप पॉइंट है, वहां से वो कितना नीचे तक गया है, तो ये हाइट हमारी आ जाएगी स्लम्प वैल्यू। तो ये स्लम्प वैल्यू हमें चेक करनी है कि कितनी हाइट तक वो ऊपर से नीचे गया है, तो ये हाइट हो गई हमारी वैल्यू ऑफ स्लम्प। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये टेस्ट, इस हाइट की हेल्प से आपको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो वो जो 2 ऑप्शन थे, मैंने आपको कहा था कि हमारा जो कंक्रीट सैंपल है उसमें जो हमारा स्लम्प है, ये हमारा जो स्लम्प बना है, ये स्लम्प बना है ट्रू स्लम्प। तो आपका हमेशा ऐसा ही स्लम्प बनना चाहिए आफ्टर दिस प्रोसेस, ऐसा ये होता है आपका ट्रू स्लम्प। तो इस
को हम कहते हैं, ये जो हमारा है इसको हम कहते हैं ट्रू स्लंप, ठीक है। और अगर आपका ट्रू स्लंप नहीं बन रहा है तो फिर आपका जो टेस्ट है वो गलत है। अगर दूसरा आपका इस कैटेगरी का स्लंप बनेगा, जो अब मैं दूसरा दिखाऊंगा वीडियो में, ये इन्होंने इसको ऊपर किया और ये हो गया आपका शेयर्ड स्लंप। रुको मैं एक बार वापस जाता हूं वीडियो में। ये जो सेकंड कंडीशन है इसको बोलते हैं शेयर्ड स्लंप। तो शेयर्ड स्लंप अगर आपका हो रहा है प्रैक्टिकल में तो आपका टेस्ट आपको दोबारा से परफॉर्म करना पड़ेगा। थर्ड वन इज कोलैप्सिबल स्लंप। अगर आपका ऐसा भी स्लंप बनेगा आफ्टर द टेस्ट तो ये आपका हो गया कोलैप्सिबल स्लंप। तो ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा साइट पे, तो आपको इस कंडीशन में भी दोबारा से टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आपका सिर्फ जो एक्सेप्ट होगा वो है ट्रू स्लंप, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल में। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल है एक, आपका स्लंप वैल्यू क्या आ रही है। अब ये ध्यान रखना, मैंने जो आपको कोन की हाइट बताई थी 30 सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर थी, बट यहां पे जो मैंने स्लंप की वैल्यूज लिखी हैं वो एमएम में लिखी हैं। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना आप, ठीक है, कि ये 100 175 कैसे आ रही है। ये सारी वैल्यू एमएम में है, मिलीमीटर में है। और वो जो हमारी स्लंप कोन की हाइट थी वो 30 सेंटीमीटर थी, या मैं कह सकता हूं 300 एमएम। तो अगर आपकी स्लंप की वैल्यू मतलब आपका बहुत कम सबसाइड हुआ है आपका कंक्रीट सैंपल 0 to 25 mm, तो आपका वर्केबिलिटी बहुत कम होगी, वेरी लो होगी, बट स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर आपका 25 to 50 mm हो रही है स्लंप की वैल्यू तो आपका लो वर्केबल कंक्रीट है। अगर 50 to 100 है तो मीडियम वर्केबल है। और अगर आपका बहुत ज्यादा कोलैप्स हो रहा है, कोलैप्स नहीं, सबसाइड हो रहा है आपका कंक्रीट सैंपल, तो आपका हाईली वर्केबल कंक्रीट होता है फोर्थ कैटेगरी में, ठीक है। तो 0 to 25, 25 to 50, 50 to 100, 100 to 175, इसके बेसिस पे आपके क्या होगा, कंक्रीट सैंपल होगा। अब हमारा कंक्रीट कौन सी कैटेगरी में आया वो चेक करेंगे हम। तो हमारा जो स्लंप वैल्यू आई थी गिवन सैंपल की वो आई थी 82 mm, 82 mm या 8.2 सेंटीमीटर। तो वर्केबिलिटी ऑफ गिवन सैंपल हमारे केस में हो जाएगी क्या, मीडियम। हमारा कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ये थर्ड वाली कैटेगरी में, तो जो मीडियम कैटेगरी वाला है। तो हमारा केस हो जाएगा कौन सा वाला, ये मीडियम वाला, क्योंकि हमारा 82 mm आ रहा है ना, तो ये 50 to 100 mm के बीच वाला मीडियम में हो जाएगा। हमारी वैल्यू थी 82 mm, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है वो समझ लो। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप जो यूज करोगे स्लंप कोन को, आपको उसको क्या करना है, क्लीन करना है बिफोर टेस्टिंग भी और आफ्टर टेस्टिंग भी, ठीक है। वेइंग, जब आप कंक्रीट सैंपल बना रहे हो तो कितने कौन से ग्रेड का कंक्रीट आप बना रहे हो, कितने रेशियो में आपको सीमेंट रखना है, सैंड रखना है, एग्रीगेट्स को रखना है, उसकी वेइंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए। और इसमें जो नए प्रिकॉशंस ऐड हो रहे हैं वो समझ लो। एक्सपेरिमेंट शेल बी कैरिड आउट एट ए प्लेस फ्री फ्रॉम वाइब्रेशन और शॉक। ये नहीं होना चाहिए कि आप जहां पे टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हो वहां पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा नॉइज हो रही है, कोई मशीन चल रही है, उसके वाइब्रेशंस आ रहे हैं या उसके शॉक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ, जब आप क्या करोगे, कोन को, जो आपका स्लंप कोन है उसको आप क्या करोगे, ऊपर के साइड पुल करोगे। तो ये सारी प्रोसेसिंग आपको सैंपलिंग के बाद 2 मिनट के अंदर अंदर कर देना है, नहीं तो हमारा जो कंक्रीट सैंपल होगा वो स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट कर देगा। आपने उसके अंदर जब सैंपल को फिल कर दिया है, ऐसा नहीं कि आपने सैंपल को फिल करा और उसके अंदर रख के छोड़ दिया और उसके बाद बहुत देर में आप क्या कर रहे हो, आगे की प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विद इन 2 मिनट्स आपको ये सारे के सारे प्रोसेस करनी है, ठीक है। एनी स्लंप स्पेसिमेन, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपका क्या होगा, जो सैंपल है वो कोलैप्स करता है या शेयर ऑफ हो जाता है तो वो इनकरेक्ट रिजल्ट देगा। एंड इफ दिस अकर्स द टेस्ट शैल बी रिपीटेड विद अनदर सैंपल। तो आपका जो स्लंप सैंपल है ये प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी है। एक तो यही कि आपको टेस्ट को परफॉर्म करना है, जब आपने कोन के अंदर सैंपल को फिल कर दिया तो 2 मिनट्स के अंदर अंदर आपको उसको पुल करके सारी प्रोसेस करनी है। और फोर्थ वन कि शेयर्ड सैंपल और कोलैप्सिबल स्लंप आपके शेयर वाले और कोलैप्स वाले अलाउ नहीं होंगे साइट पे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, कोलैप्स एंड शेयर। इस केस में आपका सैंपल क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेस्ट आपको दोबारा से परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आई होप आपको जो ये हमारा टेस्ट था स्लंप टेस्ट वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी टेस्ट है, कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं भी होगी। और हमारा जो सैंपल आ रहा है इस केस में वो मीडियम वर्केबिलिटी का है क्योंकि हमारी स्लंप वैल्यू 82 mm है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।
सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपका जो कंस्ट्रक्शन ऑटोमेशन ब्रांच के अंदर सब्जेक्ट है उसमें नेक्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमारे पास है टू वेरीफाई द इफेक्ट ऑफ वाटर, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट रेशियो एंड एग्रीगेट और सीमेंट रेशियो ऑन स्लम्प। तो लास्ट जो हमने टेस्ट परफॉर्म किया था वो था हमारा स्लम टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये बिल्कुल उसी टेस्ट के साथ कोरिलेट करता है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको आपके सिलेबस में अलग से प्रैक्टिकल बना के दिया गया है, इसीलिए मैं आपको इसको अलग से दिखा रहा हूं। अदरवाइज ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। अब उस प्रैक्टिकल में हमने क्या किया था उसी को हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम परफॉर्म किया था स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट हमारे पास ऐसा एक एपरेटस था, कोन स्लम्प कोन, जिसमें हमने क्या किया था, अपना एक फ्रेशली कॉन्क्रीट सैंपल बनाया था। उसके बाद हमने इसको 4 लेयर में इसमें फिल किया था। ईच लेयर को हमने क्या किया था, 25 टाइम्स स्ट्रोक किया था, ठीक है, टैंप किया था इस टैंपिंग रॉड की हेल्प से। और उसके बाद हमने टॉप लेयर को, सरफेस को क्लीन किया था और लेवल किया था, सॉरी। और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया था, ये ऐसा कुछ, इसको हमने ऊपर उठाया था। तो उसके बाद हमारा जो सैंपल था वो नीचे की साइड क्या हो रहा था, सबसाइड हो रहा था। और उसी वैल्यू को हम मेजर कर रहे थे, स्लम्प वैल्यू को, जिसके बेसिस पे हमारा वर्केबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। तो अभी हमारा जो एपरेटस तो सेम रहेंगे, टैंपिंग रॉड और स्लम्प कोन। हमें बस ये चेक करना है कि अलग अलग कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हमारी स्लम्प वैल्यू वेरी करती है या हमारी वर्केबिलिटी वेरी करती है। तो वर्केबिलिटी सेम रहेगी। वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज द ईज एंड होमोजेनिटी बाय विच कॉन्क्रीट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन स्पेसिफाइड शेप एंड साइज। स्लम टेस्ट हमने यूज किया था। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो, साइज ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट। तो इन फैक्टर्स की हेल्प से हमारे स्लम्प की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है या वर्केबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमें इस एक्सपेरिमेंट में चेक करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम तीनों को देखेंगे, तीनों टॉपिक्स को, कि क्या क्या इफेक्ट आता है इनका हमारे इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशियो की हेल्प से, वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, देखो सिंपल सी चीज है, हमारे पास कितना वाटर हम ले रहे हैं, कितना हम वाटर ले रहे हैं और कितना हमारे पास सीमेंट ले रहे हैं। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट, यही हमारा होता है वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। तो अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा है तो इट मींस हमने क्या किया है, वाटर की वैल्यू ज्यादा ली है। अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कम है तो हमारा वाटर की वैल्यू हमने कम ली है अपने कंक्रीट को बनाते टाइम। ये तो इसका मतलब हुआ कि हमने क्या किया है, वाटर की वैल्यू ज्यादा ली है तो वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होगा। अगर वाटर की वैल्यू कम है तो वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा। तो ठीक है, अब इसका वर्केबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखो अगर आपका वेट ऑफ वाटर ज्यादा है, अगर आपने क्या किया, हायर वाटर कंटेंट इसमें यूज किया है, तो हायर वाटर कंटेंट यूज करने की वजह से आपका जो क्या होगा, कंक्रीट सैंपल होगा उसमें फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने हायर वाटर कंटेंट यूज किया है तो आपके कंक्रीट सैंपल में फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। फ्लूइडिटी ज्यादा होगी तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसमें काम कर सकते हो, इजीली वर्क कर सकते हो। लेकिन अगर आप इजीली उस पर वर्क कर पा रहे हो तो इट मींस आपकी वर्केबिलिटी ज्यादा होगी। तो हायर वाटर सीमेंट रेशियो होने से हमारा जो वर्केबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। हायर फ्लूइडिटी होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, जो वर्केबिलिटी होगी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास क्या होगा, स्लम्प की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि स्लम्प की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा हमारा क्या होता है, वर्केबिलिटी होती है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, बहुत कम क्वांटिटी में वाटर सीमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कम नहीं, मतलब अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कम है तो उसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी लेकिन वर्केबिलिटी कम होगी। तो हमें साइट पे क्या ध्यान रखना है कि हमें वेरी लेस, मतलब बहुत कम भी नहीं लेनी है वाटर सीमेंट रेशियो को और वेरी एक्सेस, बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है। हमें क्या करना है, एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ वाटर लेनी है। जब वाटर लेना है, जब हमें क्या करना है, अपना कंक्रीट सैंपल प्रिपेयर करना है। तो वेरी लेस एंड वेरी एक्सेस वैल्यू ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो आर नॉट प्रिफरेबल फॉर गुड कंक्रीट। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि वाटर सीमेंट रेशियो अगर ज्यादा होगा तो हमारी वर्केबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहला पैरामीटर क्लियर हो गया। तो जंप करते हैं डायरेक्टली दूसरे वाले पैरामीटर पे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ये वाला जो आपका एक्सपेरिमेंट है स्लम टेस्ट से ही कोरिलेट कर रहा है, इसलिए आपको इस टेस्ट में थ्योरेटिकल चीजें समझ में आएंगी।
सेकेंड वन इज साइज ऑफ एग्रीगेट। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, अपने कॉन्क्रीट सैंपल को बनाते टाइम बिगर साइज के एग्रीगेट्स को यूज कर रहे हैं, बिगर साइज के एग्रीगेट्स को हम यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस रुको, बिगर साइज के एग्रीगेट्स को यूज करने से क्या होगा कि आपका जो एग्रीगेट होगा वो उतने ज्यादा क्या करेगा, वाटर रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप छोटे एग्रीगेट्स को यूज करेंगे तो वाटर रिक्वायरमेंट कम होगी, अगर आप बिगर साइज के एग्रीगेट्स को यूज करेंगे तो वाटर रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो इस वजह से आपका क्या होगा, वाटर, वही अगेन वेट ऑफ वाटर बढ़ जाएगा, और वेट ऑफ वाटर अगर बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बिगर साइज एग्रीगेट इंक्रीज करेंगे हमारी वर्केबिलिटी को, और वर्केबिलिटी अगर इंक्रीज होगी, मतलब अगर आपने बिगर साइज के पार्टिकल्स यूज किए तो वर्केबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी तो स्लम्प की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी और उसके बाद हमारी स्लम्प की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो साइज ऑफ एग्रीगेट अगर बिगर है तो आपकी वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी। क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारे पास यहां पे जो आता है वो आता है शेप ऑफ एग्रीगेट। तो शेप ऑफ एग्रीगेट जनरली हमारे पास क्या होते हैं, एक होते हैं हमारे पास राउंडेड एग्रीगेट और एक होते हैं हमारे पास एंगुलर एग्रीगेट। तो राउंडेड एग्रीगेट में क्या होगा, फ्रिक्शन कम होता है। आपने जनरली भी देखा होगा जो राउंड शेप के जो स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो बहुत स्मूथ होते हैं और उनमें फ्रिक्शन कम होता है। लेकिन जो एंगुलर एग्रीगेट्स होते हैं, जो आपके एग्रीगेट्स एंगुलर होते हैं, उनका भी एक अपना एडवांटेज है, लेकिन राउंडेड का भी एक अपना एडवांटेज है। तो देखो, राउंडेड शेप में फ्रिक्शन कम है, तो फ्रिक्शन कम है तो हम इजिली उस पर वर्क कर पा रहे हैं। तो राउंडेड शेप का अगर आप एग्रीगेट यूज करोगे तो आपकी वर्केबिलिटी क्या होगी, वर्केबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। और एंगुलर वाला यूज करोगे तो आपके पास क्या होगा, वर्केबिलिटी डिक्रीज होगी। बट एंगुलर का एडवांटेज क्या है, एंगुलर एग्रीगेट्स आपस में क्या होते हैं, बेटर इंटरलॉकिंग प्रोवाइड कराते हैं। एंगुलर एग्रीगेट्स प्रोवाइड कराते हैं बेटर इंटरलॉकिंग, जिसकी वजह से हमारी वर्केबिलिटी तो रिड्यूस होती है बट स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं। और राउंडेड शेप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, वर्केबिलिटी को इंक्रीज कराते हैं। और वर्केबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा क्या होगा, वैल्यू ऑफ स्लम्प भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो हमारा था, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो आपका ये प्रैक्टिकल है टू वेरीफाई द इफेक्ट ऑफ दोज पैरामीटर्स ऑन वैल्यू ऑफ स्लम्प। तो हमने 3 पैरामीटर डिस्कस किए इसमें। फर्स्ट वन इज वाटर सीमेंट रेशियो, सेकंड वन इज साइज ऑफ एग्रीगेट, थर्ड वन इज शेप ऑफ एग्रीगेट। तो इसको अगर मैं कंक्लूड कराऊं वन लाइन में, तो वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होगा तो आपकी वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी, साइज ऑफ एग्रीगेट ज्यादा होगा तो वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी। थर्ड वन इज शेप, तो अगर आप राउंडेड शेप यूज करोगे तो आपकी वर्केबिलिटी इंक्रीज करेगी। ये है इसका कंक्लूजन। रीजन मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो सिंपल सा प्रैक्टिकल था, थ्योरेटिकल था। तो आई होप आपको इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो आपके स्लम्प टेस्ट में रह गए थे वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू। सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल्स की जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है टू डिटरमाइन वर्केबिलिटी बाय कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। तो अगेन हम इस प्रैक्टिकल में वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे अपने कंक्रीट की, लेकिन यहां पे हमारा जो टेस्ट यूज होगा वो होगा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। ठीक है, सो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट की हेल्प से हम कैसे वर्केबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं वो हम इसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो वर्केबिलिटी क्या होती है मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि वर्केबिलिटी किसी भी कंक्रीट सैंपल की होती है कि हम कितने इजीली उस कंक्रीट सैंपल पे काम कर सकते हैं और कितने इजीली हम उस कंक्रीट सैंपल पे काम करके उसको एक स्पेसिफाइड शेप और साइज में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या कितने इजीली हम उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अलग अलग फैक्टर हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंक्रीट की वर्केबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। वर्केबिलिटी जितनी ज्यादा होगी आपकी स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, बट आपको एडवांटेज वर्केबिलिटी का यही है कि आप उतने इजीली उस कंक्रीट सैंपल पे वर्क कर सकते हो। तो वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्लम्प टेस्ट, सेकंड वन इज कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। स्लम्प टेस्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट है वो है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, ये हमें टेस्ट को अब देखना है कि कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट क्या होता है और हेल्प से हम इसके फाइंड आउट करेंगे क्या, कॉम्पैक्शन फैक्टर वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। ऑब्वियस सी बात है ये भी हमारा टेस्ट फ्रेश कंक्रीट पे ही परफॉर्म होगा। अब कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में हम करते क्या है और क्या इस कॉम्पैक्शन फैक्टर है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एपरेटस पे वापस जाते हैं। ठीक है,
तो एपरेटस रिक्वायर्ड हमारे लिए इस टेस्ट के लिए रहेंगे कॉम्पैक्टिंग फैक्टर एपरेटस या कॉम्पैक्शन फैक्टर एपरेटस। ठीक है, अब कॉम्पैक्शन फैक्टर एपरेटस कैसा दिखता है, तो ऐसा कुछ दिखता है आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के लिए एपरेटस। इसमें हमारे पास बेसिकली 4 पोर्शन है। फर्स्ट वन जो आपको टॉप में बकेट दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं अपर होपर। तो फर्स्ट है हमारे पास अपर होपर। सेकंड जो उसी के नीचे एक और होपर लगा हुआ है, उसको हम बोलते हैं लोअर होपर। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आप देखोगे तो सिलेंडर है, और फोर्थ वन जो उसका बेस है। तो मेन हमारे जो काम की चीजें हैं वो है अपर होपर, लोअर होपर, सिलेंडर। आपको करना क्या है, एक नॉर्मल इसकी प्रोसेस समझा दूं तो सबसे पहले आपको अपना एक कॉन्क्रीट सैंपल इसमें प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, कॉम्पैक्शन फैक्टर की बात करूं तो इसमें जो मैंने अभी आपको थ्योरी में ये नीचे की 2 लाइन नहीं बताई है, वो इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोसीजर में एक फ्रेश कंक्रीट सैंपल बनाना है। अच्छा, थोड़ा डायमेंशंस देख लेते हैं उसकी। तो ये इसकी डायमेंशंस यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है इसी के राइट साइड में आपको दिख रहा होगा अगर ये वाला, तो ये हमारा क्या है, डायमेंशंस है इस पूरे एपरेटस की। तो पहले हमारे पास अपर होपर है, देन लोअर होपर है, फिर सिलेंडर है। तो अपर होपर की डायमेंशन है 260 mm, विड्थ 280 mm ये वाला। फिर थोड़ा कम डायमेंशन 240, और ये फिर लोअर होपर। फिर यहाँ पे बेस में हमारे पास 285 mm हाइट का और 150 mm डाया का एक सिलेंडर है। 285 mm उसकी हाइट हो गई और 150 mm उसकी डाया हो गई, ये हो गया आपका सिलेंडर। तो 3 ये पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, अपर लोअर सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट 285 mm। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद ये जो है कॉम्पैक्शन फैक्टर होता क्या है, इसको मैं इसके बाद बताऊंगा, पहले प्रोसीजर देख लेते हैं। तो अगेन इसमें भी हमें क्या करना है, अपना सबसे पहले एक कंक्रीट सैंपल प्रिपेयर करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ्रेश कंक्रीट सैंपल प्रिपेयर करेंगे। फ्रेश कंक्रीट सैंपल को बनाएंगे हम किस रेशियो में, सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का जो रेशियो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1:1.5:3, 1:1.5:3। तो अगेन हमारा इस केस में भी कौन सा एग्रीगेट कौन सा कंक्रीट सैंपल बन रहा है, कौन से ग्रेड का, तो वो बन रहा है M20। M20 जो हमारा ग्रेड होता है वो होता है कौन सा, 1:1.5:3। और वाटर सीमेंट रेशियो जो हम इसमें यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 0.55। तो सबसे पहले हमने कंक्रीट सैंपल बनाया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस कंक्रीट सैंपल को सबसे पहले अपर होपर में, जो ये अपर होपर है ना हमारे उसमें कॉम्पैक्शन फैक्टर एपरेटस में, उसमें हम क्या करेंगे, उसको यहां ऊपर डाल देंगे। जो हमने सैंपल बनाया उसके बाद हमने उसको यहां पे डाल दिया अपर होपर में। ठीक है, अब आपको एक चीज बता देता हूं कि जो हमारे ये होपर है, चाहे अपर होपर है लोअर होपर है, यहां पे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे होता क्या है ना, नीचे से ये बंद होता है, नीचे से पूरे बंद है, लेकिन इस पे लगा होता है एक ट्रैप डोर। मतलब नीचे से ये ट्रैप डोर होता है, अगर हम उसे ओपन करें तो वो ओपन भी हो जाता है। तो आपको करना यही है, आपने कंक्रीट सैंपल जब इसमें डाला उसके बाद आपने यहां से ट्रैप डोर को ओपन करना है। तो जितना भी आपका कंक्रीट सैंपल होगा वो यहां से आ जाएगा लोअर होपर में। फिर जब आप इसके यहां पे ट्रैप डोर को ओपन करोगे तो यहां से नीचे आ जाएगा थर्ड, किसमें, हमारे सिलेंडर में। क्लियर हो गया आपको प्रोसेस क्या करनी है हमें। सबसे पहले हमने क्या किया, कंक्रीट सैंपल बनाया, उसके बाद हमने उस कंक्रीट सैंपल को क्या किया, कंक्रीट सैंपल जब आपने बनाया उसके बाद आपने उसको अपर होपर में रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके ट्रैप डोर को ओपन करोगे एट द बॉटम ऑफ द अपर होपर सो दैट द कंक्रीट फॉल इनटू लोअर लेयर, लोअर होपर। तो उसके बाद वो लोअर होपर में चला जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अगर कई बार नहीं निकलता है वो पूरा का पूरा, तो आप एक किसी भी कंक्रीट वो टैंपिंग रॉड की हेल्प से उसको अगर आप पुश करोगे तो वो नीचे लोअर होपर में आ जाता है। ठीक है, फिर आपने अगेन वही करना है, ट्रैप डोर जो लोअर होपर का है उसको भी ओपन करना है, और कंक्रीट आपका फिर लोअर होपर से कहां जाएगा, सिलेंडर में आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपने जो आपका कंक्रीट है, अभी मैं इतने प्रोसेस बता रहा हूं, आपके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है, इस वेट को मेजर करना है कि आपके पास जो ये कंक्रीट सैंपल आया, ये जो आपके पास कंक्रीट में बचा हुआ कंक्रीट आ गया है, उस कंक्रीट का क्या वेट आ रहा है। मतलब इस सिलेंडर के अंदर आपके पास कितना कंक्रीट वेट आ गया, उसका वेट आपने कर लिया वेइंग बैलेंस में। ठीक है, तो ये जो वेट होता है वो होता है वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। इसको पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इसमें हमने टैंपिंग नहीं की थी। हमने क्या किया था, सिलेंडर तक जो हमारे पास ये लूज वेट भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कॉम्पैक्शन हुआ है। कब हुआ है, जब वो अपर होपर से लोअर होपर में आया और लोअर होपर से सिलेंडर में आया, तो कहीं ना कहीं उसमें कॉम्पैक्शन तो हुआ है, बट कैसे हुआ है, पार्शियली हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है, ये पार्शियली वाली।
ठीक है, तो आपको यही समझना है कि ये हमारा जो वेट हो जाएगा, जो हम सिलेंडर के अंदर हमारे पास कंक्रीट सैंपल आ गया है, वो है हमारे पास कैसा, पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। अब आपने क्या करना है, सिलेंडर को एम्प्टी कर देना है। अब जो जितना भी हमारे पास वो पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट आया, उसको हम वहां से हटा देंगे, एम्प्टी कर देंगे। अब इसके बाद जो हमारा फ्रेशली कंक्रीट सैंपल है, उसको क्या करेंगे, इस कंक्रीट, इस सिलेंडर में, जो हमारे पास ये सिलेंडर बन के आ रहा है यहाँ पे, उस सिलेंडर में हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर हाइट से, देखो 285 सेंटीमीटर उसकी टोटल हाइट है, ठीक है, 285 है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 लेयर्स में उसको फिल करना है, ठीक है, 285 mm सॉरी, या 28.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, तो आपको 5 to 6 लेयर्स में उसको क्या करना है, फिल करना है। एंड ईच लेयर को आपको क्या करना है, टैंप करना है, ठीक है, टैंपिंग रॉड की हेल्प से। फिर उसके बाद देखो, पहले हमने पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का वेट ले लिया है W1, अब इसके बाद हमने क्या कर दिया, वो वाला कंक्रीट सैंपल हटा दिया, और उसके बाद सिलेंडर में हम 5 to 6 लेयर्स में उस सैंपल को दोबारा से फिल करेंगे, ठीक है। और अब जो हमारा कंक्रीट होगा, ये फुल्ली कंक्रीटेड है, क्योंकि हमने इन हर लेयर्स को क्या किया है, टैंपिंग रॉड की हेल्प से टैंप किया है। तो ये वाला जो मेरे पास वेट आएगा, वो कैसा वेट आएगा, फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का, W2। तो ऑब्वियस सी बात है, W2 जो मेरे पास वेट होगा, वो W1 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। W2 वेट मेरा W1 के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, इस सैंपल को भी हटा दूंगा और एक बार एम्प्टी सिलेंडर का वेट भी ले लूंगा W। तो मेरे पास सीधे सीधे जो वेट आएगा, वो आ जाएगा एक बार पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का, अगर मैं W1 माइनस W कर दूं, और अगर मैं एक बार W2 माइनस W कर दूं, इसको कैलकुलेशन में ज्यादा बेटर वे में समझेंगे, ठीक है। तो आपको फिलहाल यही समझना है कि एक वेट तो आपका हो गया कौन सा वाला, फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का, और एक वेट ये वाला, ये हो गया आपका पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट ऊपर वाला, और ये है आपका फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो पार्शियली जब हम अपर होपर से लोअर होपर में ला रहे हैं और फिर सिलेंडर में ला रहे हैं, और फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट आपका हो गया जिस केस में आपने क्या किया, कंप्लीटली सिलेंडर में ही आपने 5 to 6 लेयर्स में उसको फिल करा है, ठीक है। तो अब देखते हैं थ्योरी वाला एक पोर्शन, जो आपका था कॉम्पैक्शन फैक्टर। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर बेसिकली क्या होता है, ये एक रेशियो होता है वेट्स ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड टू फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर, अगर मैं CF की बात करूं, कॉम्पैक्शन फैक्टर CF, ये आपका क्या है, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, ये पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, और दूसरा है फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट एंड फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, इन दोनों का रेशियो ही आपका क्या है, कॉम्पैक्शन फैक्टर है। तो यही आपका क्या होता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है। तो लास्ट में हमारे पास एक बार ये वीडियो देख लेंगे, तो इस वीडियो में आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा कि कैसे टेस्ट परफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो, ये आपका सिलेंडर बेस, ये अपर होपर, ये लोअर होपर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें हमने एक कंक्रीट सैंपल बनाया, ठीक है, और इस कंक्रीट सैंपल को हमने क्या कर दिया, अपर होपर में ऐसे डाल दिया। फिर इसके नीचे जो ट्रैप डोर था, इसको हमने ओपन किया, और ये आ गया हमारा लोअर होपर में। लोअर होपर के ट्रैप डोर को ओपन किया, तो लास्ट में ये आ गया कहां पे, सिलेंडर में, ठीक है। अब इस सिलेंडर में जो हमारे पास कंक्रीट सैंपल आया है, इसका हम क्या करेंगे, यहां से, हाँ, पहले टॉप में अगर एक्स्ट्रा है तो उसको रिमूव कर देंगे, और इस सिलेंडर के वेट को विद कंक्रीट सैंपल हम क्या करेंगे, वेट को मेजर करेंगे। तो ये जो वेट आएगा हमारे पास, वो आएगा वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, ठीक है। अगेन हमने क्या किया, उस सैंपल को हटाया, और इस सिलेंडर को हम अब फिल करेंगे अपने उसी फ्रेश सैंपल ऑफ कंक्रीट से, ठीक है, 1 by 1, और 5 to 6 लेयर्स में करेंगे, और ईच लेयर को हम टैंपिंग रॉड के हेल्प से टैंप करेंगे। तो इस केस में हमारे पास जो ये वेट आएगा, इस वेट को हम क्या कहते हैं, फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। इसका भी एक बार हम वेट मेजर करेंगे, और ये जो वेट आएगा, इसको हम बोलेंगे वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, ठीक है। तो ये इन दोनों का जो रेशियो होगा, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर, ठीक है। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल है। तो वेट ऑफ सिलेंडर जो हमने लास्ट में मेजर किया था, वेट ऑफ सिलेंडर हमारा है 3.2 kg, और वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट हमारे पास W1 है 14.18 kg, एंड वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट हमारे पास है 15.27 kg, ठीक है। 14
और 15। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो W1 होगा हमारा पार्शियली वाला कम आएगा और फुली वाला ज्यादा आएगा, ठीक है। तो अगर मैं W1 माइनस W कर दूं तो मेरे पास पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का एक्चुअल वेट आ जाएगा, और W2 माइनस W कर दूं तो मेरे पास फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का एक्चुअल वेट आ जाएगा। तो वही किया है मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्शन फैक्टर में, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट अपॉन फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट विच इज इक्वल टू 14.18 माइनस 32, 15.27 माइनस 32, और हमारे पास ये आ गया कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.91, 0.91 हमारे पास कॉम्पैक्शन फैक्टर आ गया। तो ये एक ऑब्जर्वेशन टेबल है। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको दिख रहा होगा वर्केबिलिटी एंड कॉम्पैक्शन फैक्टर। तो अगर हमारा वेरी लो वर्केबिलिटी का कंक्रीट सैंपल है तो उसका कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है 0.78 टू 0.84, लो होता है 0.85 टू 0.91, मीडियम है 0.92 टू 0.94, एंड हाईली वर्केबल कंक्रीट होता है आपका 0.95 से ज्यादा। हमारे केस में जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं वो कितनी आ रही है, 0.91। तो हमारा जो ये कंक्रीट सैंपल हो गया वो कौन सी कैटेगरी में आ गया, लो में। तो जो हमारा गिवन सैंपल है उसके कॉम्पैक्शन फैक्टर ऑफ द कंक्रीट सैंपल वो है 0.91 एंड वर्केबिलिटी ऑफ गिवन सैंपल इज लो। तो हमारा वैल्यू आ रही थी ना यहां से ये 0.91, तो जो 0.91 वैल्यू आई है इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो वर्केबिलिटी है गिवन कंक्रीट सैंपल की वो कैसी है, लो वर्केबिलिटी। तो हमारा कंक्रीट सैंपल आ जाएगा किस कैटेगरी में, लो वर्केबिलिटी में। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको कॉम्पैक्शन फैक्टर जो टेस्ट है वो समझ में आया होगा, कैसे इसको परफॉर्म करते हैं और कैसे इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। एक और चीज आपको बता दूं कि जो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है ये ज्यादा क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं कॉम्पैक्शन फैक्टर के बारे में, तो कॉम्पैक्शन फैक्टर ज्यादा प्रिसाइज होता है एंड सेंसिटिव होता है एज कंपेयर टू स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा प्रिसाइज और सेंसिटिव है, एंड पर्टिकुलरली यूजफुल होता है अगर हमारी लो वर्केबिलिटी के कंक्रीट सैंपल हैं, तो वहां पे हमारे पास ज्यादा इसे यूज करते हैं, किसे, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट को। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, आपको समझ में आ गया होगा शायद ये। तो थैंक यू सो मच। सो हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अब हम स्टार्ट करेंगे। सो हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है टू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब्स फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। तो इस टेस्ट में हम क्या करेंगे, अपने जो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट हैं, जो हमारे कंक्रीट होगा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो ये टेस्ट में हमने करना क्या, हमारे पास कंक्रीट सैंपल है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कंक्रीट सैंपल में, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम डिटरमाइन करेंगे। तो फर्स्टली हमें समझना है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम क्यों डिटरमाइन करते हैं। तो देखो, किसी भी एक कंक्रीट सैंपल, किसी कंक्रीट क्या किसी भी एक ऑब्जेक्ट की बात करूं, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसमें हमारे पास दो स्ट्रेंथ होती है, एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और एक टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर मेरे पास ये एक एक्चुअल में एक क्या था, एक ऑब्जेक्ट था, अगर मैं इस पे इस तरीके का लोड लगाऊं, मतलब ऐसे सारे साइड से, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो मतलब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को कंप्रेस किया। तो इस केस में जो उस ऑब्जेक्ट ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, जब मैं उसे क्या कर रहा था, कंप्रेस कर रहा था, तो वो एक्चुअल में उसकी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब उस ऑब्जेक्ट की कितनी स्ट्रेंथ है कि वो एक कंप्रेसिव लोड को क्या कर पा रहा है, रेजिस्ट कर पा रहा है, वो होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को, मतलब यही ऑब्जेक्ट है अगर मेरा ऐसा कुछ, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा लोड लगा रहा हूं बाहर के साइड को, आउटर डायरेक्शन में ऐसे कुछ, तो इस केस में मेरा ऑब्जेक्ट बाद में क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इस केस में मैंने जो उस पर लोड लगाए वो लोड थे टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड उनको कहते हैं, ये हो गया आपका कंप्रेसिव, मतलब कंप्रेसिव, और सेकंड वन इज टेंसाइल। तो टेंसाइल लोड हमारे क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को इलोंगेट करते हैं, एंड कंप्रेसिव लोड हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करते हैं, यानी कि उसे उसके साइज को रिड्यूस करते हैं। और टेंसाइल लोड मेरे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इलोंगेट करते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट is the capacity of concrete, तो compressive strength of concrete is the capacity of concrete to resist or withstand load under compression। तो compression के केस में किसी भी concrete की कितनी strength है, वो उसकी compressive strength होती है। तो a material under compression tends to reduce the size, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज रिड्यूस होता है, ठीक है।
तो जो हमारे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला जो हमारे टेस्ट है, हमें इस टेस्ट में यही चेक करना है कि हमारे कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। अब वो हम कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। तो इस बेसिस पे हमारे जो कंक्रीट सैंपल होते हैं उनकी एक स्ट्रेंथ होती है। हमारा जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में बहुत स्ट्रांग होता है, और उसकी आफ्टर 28 डेज जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है आफ्टर 28 डेज, इसको हम एफसीके भी कहते हैं। एफसीके 28 डेज के बाद जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है उसको हम एफसीके कहते हैं। उसके बेसिस पे हमारे कंक्रीट के क्या होते हैं, ग्रेड डिफाइन होते हैं, ग्रेड। तो हम जो ग्रेड्स को डिफाइन करते हैं वो इसी बेसिस पे डिफाइन करते हैं, आफ्टर 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो वो ग्रेड्स होते हैं हमारे कंक्रीट सैंपल के, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये जो हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो परफॉर्म करेंगे हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन की हेल्प से हम इसको परफॉर्म करेंगे। कैसे परफॉर्म करना है वो देख लेते हैं। तो एपरेटस हमारा रिक्वायर्ड है इसमें कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। ये जो आपको दिख रही होगी यहाँ पे कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन ऐसी कुछ होती है। ये जो नीचे वाली पिक्चर है ये कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन की ही है, ठीक है। कैसे यूज करेंगे वो वीडियो में हम सब लोग देख लेंगे। स्टील मोल्ड ऑफ साइज 150 बाई 150 बाई 150 mm क्यूब। तो एक मोल्ड होगा इस टाइप का स्टील मोल्ड जिसके अंदर हम अपने कंक्रीट सैंपल को बनाएंगे, और इसका साइज होता है 150 mm एंड हाइट भी हमारी होती है 150 mm। तो टैंपिंग रॉड यूज करेंगे हम इसमें, वही टैंप के लिए मेजरिंग सिलेंडर यूज करेंगे, ट्रॉवल यूज करेंगे, इनेबल रे करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। जनरली हमारे पास जो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, एक कंक्रीट क्यूब की, वो कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि आफ्टर 28 डेज जो कंक्रीट सैंपल है वो अराउंड अपनी 100% स्ट्रेंथ को ऑब्टेन कर लेता है, और यही इसकी हमारी क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसको हम क्या करते हैं एफसीके से डिनोट करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई एक हमारा सैंपल है उसकी एफसीके मतलब आफ्टर 28 डेज वो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आफ्टर 25 डेज वो 25 न्यूटन, आफ्टर 28 डेज 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो वो जो हमारा ग्रेड होगा कंक्रीट का वो क्या होगा M25 ग्रेड। तो हमारा जो सैंपल बन जाएगा वो होगा M25 ग्रेड का कंक्रीट सैंपल। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आफ्टर 28 डेज वो पूरी स्ट्रेंथ ले लेता है अराउंड। आफ्टर 1 डेज जनरली वो 16% स्ट्रेंथ लेता है, 3 डेज के बाद 40%, 7 डेज के बाद 65%, 14 डेज के बाद 90% एंड 28 के बाद 99%। तो हमें इस टेस्ट में यही चेक करना है। क्या करना है इसको मैं डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि एक कंक्रीट सैंपल बनाया। अब आपको इसमें कंक्रीट सैंपल बहुत ज्यादा क्वांटिटी का बनाना है क्योंकि हमें टोटल 9 सैंपल्स इसमें प्रिपेयर करने हैं। सैंपल एक ही बनेगा कंक्रीट सैंपल। हम अपने केस में M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा अगेन वही दोबारा से यही है कि सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट का जो हम रेशियो ले रहे हैं 1:1.5:3 ले रहे हैं, एंड वाटर सीमेंट रेशियो जो हम इसमें यूज कर रहे हैं 0.55 यूज कर रहे हैं। तो सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का जो रेशियो होगा वो होगा 1:1.5:3। ये हमारा इसमें रेशियो यूज होगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा मोल्ड है उसको बहुत अच्छे से क्लीन करना है, और उसके अंदर ग्रीसिंग या ऑयलिंग करनी बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है जब हम लास्ट में अपने मोल्ड को रिमूव करते हैं तो वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मोल्ड को यूज करने से पहले जो 150 बाई 150 बाई 150 के हमारे कंक्रीट क्यूब मोल्ड थे उनको अच्छे से ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर लेना। ये रिमूवल के टाइम पे क्या होता है काफी सही रहता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक एक करके सारे मोल्ड्स को, यहाँ पे जैसे आपका कोई भी मोल्ड है आपने उसको क्या करना है फिल करना है क्यूब को इन 3 लेयर्स। 3 लेयर्स में आपको फिल करना है उसको, ठीक है। 3 लेयर्स में आप फिल करोगे इसको। यहाँ पे येलो कलर दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, ठीक है। आपने 3 लेयर्स में उसको फिल करा, और ईच लेयर्स को आपको क्या करना है 25 नंबर्स ऑफ स्ट्रोक से टैंपिंग रॉड के हेल्प से टैंप करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे टोटल 9 सैंपल प्रिपेयर करने हैं। टोटल 9 सैंपल क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। 9 सैंपल्स को हम 3-3 बार में टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपके सैंपल बन गए मोल्ड के अंदर, उसके बाद आपने कंक्रीट सैंपल्स को जूट बैग्स के अंदर रख लेना है 24 आवर्स के लिए। जूट बैग्स क्या करते हैं कि हमारे जो मॉइस्चर होती है उसको बनाए रखता है कंक्रीट सैंपल के अंदर। तो मॉइस्ट जूट बैग्स से क्या होती है उसमें मॉइस्चर बनी रहती है, और आपको पता होगा
कि सीमेंट को स्ट्रेंथ गेन करने के लिए एक हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है जब वाटर के कांटेक्ट में आता है। तो इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, मॉइस्चर बनी रहे तो हम उसमें वाटर कंटेंट कम ना हो, मॉइस्चर बनी रहे, हम उसे क्या कर रहे हैं, मॉइस्ट जूट बैग्स में कवर करके रख लेंगे अपने कॉन्क्रीट सैंपल्स को फॉर 24 आवर्स। आफ्टर 24 आवर्स हम क्या करेंगे, कंक्रीट क्यूब्स को रिमूव करेंगे और इन टेस्ट स्पेसिमेंट्स को, ठीक है, जो हमारे जो बाहर से उनमें वो था, रिमूव करेंगे कंक्रीट क्यूब को फ्रॉम द मोल्ड। जब हमारे 24 घंटे हमने उन मोल्ड्स को, अभी हमारे कंक्रीट सैंपल्स जो हैं बने हुए वो मोल्ड के अंदर ही हैं, जो हमारा ये वाला मोल्ड था ना, ये इसके अंदर ही रखे हुए हैं। अभी हमने क्या किया, बाहर नहीं निकाला, इसके अंदर है वो सैंपल। तो आफ्टर 24 आवर जब आपने मॉइस्ट जूट बैग्स में रख दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, उस मोल्ड को उनके बाहर से हटा देना है, अपने कंक्रीट सैंपल्स के बाहर से हटा देना है। आपका जो ये मोल्ड है इसको हटा देना है आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे टेस्ट स्पेसिमेन है, अब मोल्ड हट गया, अब हमारे पास क्यूब क्या हो गया, कंक्रीट ने पूरी स्ट्रेंथ गेन कर ली और एक हमारे पास हार्ड कंक्रीट क्यूब आ गया। उसके बाद हम इन 9 सैंपल्स को एक किसी भी वाटर बाथ में या कहीं पे भी अंडर वाटर हम क्या कर लेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रख लेंगे। अब ये पर्टिकुलर टाइम कितना होगा ये हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो स्पेसिमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। मैंने टोटल हमने कितने सैंपल्स बनाए हैं, 9 सैंपल्स बनाए हैं, ठीक है। टोटल हमारे केस में क्या हो रहा है, 9 सैंपल्स बने हैं, इस तरीके से 9 सैंपल है ना। तो इनमें से जो पहले 3 होंगे हम उसको चेक करेंगे कब, आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद क्या स्ट्रेंथ आ रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास 3 सैंपल होंगे उनको हम चेक करेंगे आफ्टर 7 डेज, और जो नेक्स्ट 3 सैंपल्स होंगे उनको हम चेक करेंगे कब, आफ्टर 28 डेज। आफ्टर 28 डेज चेक करेंगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि हर 7 डेज के बाद आपको क्या करना है, अपना जो वाटर बाथ है उसके वाटर को चेंज करना है। आफ्टर एवरी 7 डेज आपको उनको क्या करना है, 7 डेज के बाद वाटर को चेंज करना है, अदरवाइज उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो आफ्टर 3 डेज, 7 डेज एंड 28 डेज, 3 सैंपल 3 दिन के बाद, 3 सैंपल 7 डेज के बाद, 3 सैंपल 28 डेज के बाद चेक करने हैं। अब चेक कहां पे करने हैं, उस यूटीएम में, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में आप उनको 1 बाय 1 चेक करोगे। तो कैसे चेक करोगे, देखो आपको क्या करना है, अपना जो कॉन्क्रीट स्पेसिमेन है उसको उस मशीन के अंदर फिट करना है, ठीक है। जो होता है बियरिंग्स सरफेस, उसमें फिट करना है और मशीन से आपको लोड अप्लाई करना है। अब लोड किस क्वांटिटी में अप्लाई करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, लोड 140 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। आपने क्या करना है, जो लोड अप्लाई करना है उस लोड को इंक्रीज करना है एट स्पीड। 1 मिनट में जो आपका लोड इंक्रीज होगा, लोड इंक्रीज कैसे होगा, 140 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में। कब तक करते रहना है आपको लोड अप्लाई, जब तक आपका स्पेसिमेन सैंपल फेल नहीं हुआ। और जिस सैंपल में आपका स्पेसिमेन फेल हो जाता है वो लोड की वैल्यू को आपको नोट डाउन करना है। कांस्टेंट जो आप लोड अप्लाई करोगे, एक ऐसी कंडीशन आएगी ना जिसमें कि वो कंप्रेस होगा और फाइनली ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो वही आपको वैल्यू नोट डाउन करनी है। तो क्लियर हो गया, प्रोसीजर समझ में आ गया। पहले आपने कंक्रीट सैंपल बनाया, उस कंक्रीट सैंपल को आपने मोल्ड के अंदर फिल किया। 9 सैंपल बनाने हैं टोटल 9 सैंपल्स को, उसके बाद एक मॉइस्ट जूट बैग्स के अंदर रख दिया फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद आपने क्या किया, मोल्ड को रिमूव कर दिया। अब आपके पास जो क्यूब्स होंगे उन्होंने स्ट्रेंथ को गेन कर लिया होगा। उसके बाद उन 9 सैंपल्स को आपने अंडर वाटर रख लिया, ठीक है। उनमें से 3 सैंपल्स लिए, आफ्टर 3 डेज उनकी टेस्टिंग की यूटीएम के अंदर, लोड अप्लाई किया। लोड अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, उसमें चेक करना है कि कितने लोड पे वो क्रैक हो रहे हैं। फिर आफ्टर 7 डेज फिर 3 और सैंपल लिए, फिर यूटीएम के अंदर उनकी टेस्टिंग की, 3 सैंपल्स की, लोड की वैल्यू नोट डाउन की कि कितना आपका लोड आ रहा है। आफ्टर 28 डेज फिर 3 सैंपल लिए और 3 सैंपल्स के आपने यूटीएम के अंदर रखा और उसमें आपने लोड्स की वैल्यू को नोट डाउन किया कि कौन सी वैल्यू पे वो क्रैक्ड हो रहे हैं। तो ये एक वीडियो है, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे इन्होंने कुछ सैंपल्स यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। और इसके बाद इन पे इन्होंने मार्किंग कर दिया कि जिससे याद रहे कि ये कौन से डेट में प्रिपेयर हुए हैं या कब प्रिपेयर हुए हैं। इससे ये फायदा हो जाता है अगर इसमें आप मार्किंग कर लेते हो, ठीक है। अब इन सैंपल को हमने क्या कर दिया, मॉइस्ट जूट बैग्स के अंदर रख दिया फॉर 24 आवर्स, जिससे इसमें क्या हो, मॉइस्चर बनी रहे।
आफ्टर दैट 24 आवर्स के बाद हमने मोल्ड को रिमूव कर दिया। ठीक है, मोल्ड को रिमूव करने के बाद हमने इन क्यूब्स को कहां रख दिया, अंडर वाटर। अब ये स्पेसिमेन हो गए, मोल्ड बाहर का जो था वो हटा दिया। ठीक है, अब इनमें से एक सैंपल को हमने क्या किया, आफ्टर 3 डेज, ये आपकी यूटीएम मशीन है, यहां बीच में इसको फिट किया ऐसे। ठीक है, टाइटली फिट किया यहां पे, और इसके बाद हम कॉर्नर से यहां पे लोड अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां से लोड अप्लाई किया। लोड की वैल्यू जो इंक्रीज करनी है 140 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, एक एक मिनट में 140 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे आप लोड अप्लाई करोगे, इसमें लोड अप्लाई होने के बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें कि क्या हो जाएगा, कंक्रीट सैंपल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इसमें क्रैक्स आने स्टार्ट हो गए। तो आपको ये लोड की वैल्यू को यहां से क्या करना है, नोट करना है कि कौन सी वैल्यू पे हमारा कंक्रीट सैंपल फेल हो गया। ठीक है, तो जिस वैल्यू पे आपका वो कंक्रीट सैंपल फेल होगा, वही वैल्यू आपकी क्या होगी, आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया, सिंपल सा प्रैक्टिकल है आपको वीडियो। फिर दूसरा, ये 3 डेज के बाद हम 3 सैंपल पे यही टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, फिर आफ्टर 7 डेज 3 सैंपल, एंड आफ्टर 28 डेज नेक्स्ट 3 सैंपल्स। ठीक है, तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल है। सबसे पहले हमारे पास आ गए क्या, एज ऑफ क्यूब। तो ये 3 डेज, 7 डेज, 28 डेज, इसके बेसिस पे हमने 3 सैंपल यहां लिए, 3 सैंपल यहां लिए, 3 सैंपल यहां पे लिए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, देखो जो हमारा कॉन्क्रीट था, मतलब जो कंक्रीट का मोल्ड था वो किस साइज का था, अगर आपको याद होगा, 150 बाई 150 बाई 150 mm। तो मैं ये कह सकता हूं उसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 150 बाई 150। तो वहां से ही ये 150 बाई 150 से ही ये 22500 आया है। तो ये जो 22,500 आ रहा है, वो आ रहा है कहां से, हमारे सरफेस एरिया 150 बाई 150 से। तो ये सारे क्यूब्स के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लोड जो हमारी वैल्यू आई, मैक्सिमम लोड की वैल्यू हमें वो नोट डाउन करनी है इस केस में। तो पहले वाले के लिए आफ्टर 3 डेज जो हमारी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 171 किलो न्यूटन, 171 किलो न्यूटन ये वाली। सेकंड वाले के लिए आ रहा है 189 किलो न्यूटन, थर्ड आ रहा है 180। ये आफ्टर 3 डेज वाली वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं क्या कर दूं यहां से लोड अपॉन एरिया, तो यहां पे आपको क्या करना है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसा है, P अपॉन एरिया से आपका ये 7.6 आ गया। तो 171 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, और ये आपका एरिया तो है ही 522,500। तो लोड अपॉन एरिया से आपका ये 7.6 आ गया। सिमिलरली ये 8.4 आया, फिर 8 आया, तीनों वैल्यू आपकी यहां पे मिल गई, ये 8.4 और 8, और इन तीनों का एवरेज आ गया आपके पास 8। सिमिलरली 7 डेज वाले के टाइम पे आप देखोगे, अच्छा एक चीज नोटिस करो इसमें कि जैसे जैसे डेज आगे जा रहे हैं आपके लोड की वैल्यू भी बढ़ रही है। पहले 171, 189 यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो वैल्यूज थी 171, 189, 180, ये आपकी 3 डेज के टाइम के लोड्स थे। फिर 7 डेज के टाइम पे आपकी लोड्स वैल्यू बढ़ गई, 277, 307, 292, और आफ्टर 28 डेज आप देखोगे तो वैल्यूज और ज्यादा बढ़ी हैं, 427, 472, 450। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि आफ्टर 3 डेज जो हमारे कंक्रीट होता है वो कम वैल्यू, कम स्ट्रेंथ गेन करता है। ये यहाँ पे जो बता रहा था आपको, आफ्टर 1 डे वो अराउंड 16% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ लेता है, आफ्टर 3 डेज 40%, आफ्टर 7 डेज 65%, एंड आफ्टर 14 डेज 90, और आफ्टर 28 डेज 99%। तो वही हमें यहाँ पे चेक करेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल में कि 3 डेज के बाद कितनी वैल्यू है, 7 डेज के बाद कितनी है, 28 डेज के बाद कितनी है। इन सब का एवरेज हमने लिया, तो एक केस में आ गया 8, एक आ गया 13, और एक आ गया 20। तो ये हमारे एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो मैंने आपको P बाई ए बताया था, मैक्सिमम लोड एट फेलियर इन न्यूटन एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मैक्सिमम लोड एट फेलियर इन न्यूटन एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इन mm स्क्वायर। फॉर 3 डेज के लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन समझाया है, 7.6, 8.4, 8 एक ऐसा है, एंड देन एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी तीनों की हो जाएगी 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सिमिलरली आप 7 डेज के लिए एंड 28 डेज के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हो, तो वो आपकी यहाँ पे ऐसे टाइप से आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। इन तीनों का एवरेज ये है। ठीक है,
तो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा जो रिजल्ट आ गया, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब एट 3 days इज 8, एट 7 days 13 एंड एट 28 days इज 20। तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि जो हमारा कंक्रीट सैंपल है वो कैसा है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आ रही है। तो आपको अगर स्टार्टिंग में याद होगा तो हमने जो कंक्रीट सैंपल बनाया था वो क्या बनाया था, M20। मैंने कहा था ना 1:1:1.5 रेशियो और 3। तो मैंने आपको बताया था कि 20 इसमें क्या होता है, आफ्टर 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो आप रिजल्ट में भी चेक कर सकते हो, हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 20 न्यूटन पर mm² ही आ रही है। तो इट मीन्स हमने टेस्ट को सही से परफॉर्म किया है। ठीक है, प्रिकॉशंस की बात करूं तो वही है कि मोल्ड जब आप यूज करोगे तो मोल्ड को आपने क्या करना है, अच्छे से ऑयलिंग करनी है बिफोर स्टार्टिंग दिस एपरेटस। अब होता क्या है, इस टेस्ट को परफॉर्म करते टाइम आपको, जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यूटीएम का यूज करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम का यूज करते हैं, या कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन जिसे कहते हैं, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का जब आप यूज कर रहे हो स्टार्टिंग में, तो उसमें कई बार क्या होता है, कुछ में तो मैश बनी हुई होती है, जाली बनी हुई होती है, बट कुछ मशीन्स जो पुरानी मशीन्स होती हैं लैब में उनमें नहीं होता है। तो कई बार जब वो सैंपल ब्रेक होता है तो वो दूर आने के चांसेस रहते हैं। तो आप इस टेस्ट को जब भी परफॉर्म करें तो आपको उससे हार्म ना हो, तो इसीलिए आप उसमें क्या करें, शूज और हैंड ग्लव्स जरूर पहन के ही इस टेस्ट को परफॉर्म करें। जब आप कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पे काम करोगे तो वहां पे जब सैंपल ब्रेक होता है तो कई बार वो सैंपल वहां से आपके तक आ सकता है। तो इसीलिए आप शूज या हैंड ग्लव्स का जरूर यूज करें जब आप क्या कर रहे हो, इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हो। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा टेस्ट जिसका एम था हमारे पास टू डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब। तो इस टेस्ट में हमने देखा कि क्या हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की और कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप आपको ये टेस्ट समझ में आया होगा और इस रिजल्ट को भी आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमने इस टेस्ट को परफॉर्म किया। सो थैंक यू सो मच।